जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो नहीं हमारे लिए सबक है। आज की जरूरत है हमारे लिए। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उस वीडियो को कसम से आपको देखना होगा। एक ऐसे फौजी की कहानी जो देश के दुश्मनों से तो जीत गया लेकिन अपने देश के अंदर रहने वाले दुश्मनों से हार गया। जी क्यों मैं ये ऐसा कह रहा हूं? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब एक सैनिक अकेला होता है तो उसको इस समाज में कोई नहीं पूछता, और वही वो सैनिक देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पर रहता है। शायद ये स्टोरी होगी। मैं हकीकत बताना चाहता हूं कि एक भारतीय सैनिक जो रिटायर होने के बाद शहर में रह रहा था, 3 बच्चे थे, और उसकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आता है कि न सरकार और न समाज उसका दोहन और शोषण कर रहा है, और उसके साथ खड़ा है तो सैनिक संगठन खड़ा है। इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं, आप जहां भी कहीं रहिए, अपनी कम्युनिटी में जुड़िए, अपने लोगों के साथ रहिए, संगठित रहिए, तभी आपकी प्रशासन सुनेगा, थाना सुनेगा, कलेक्टर सुनेगा, एसपी सुनेगा, नेता सुनेगा। नहीं तो इस बंदे की तरह आपका बुरा हाल होगा। यहां के सैनिक संगठनों ने ये वीडियो और ये सारी रिपोर्ट्स भेजी है। एक एक रिपोर्ट और वीडियो आपको देखना, आपके कान खोल देंगे, आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। और एक हादसा है दोस्तों, एक हमारे जवान है गोपाल प्रसाद तिवारी, रिटायर्ड होने के बाद जब आते हैं, उनकी 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी पिछले साल उनको कैंसर हो गया, यानी वो 10 लाख रुपए लगे और बेचारी दुनिया छोड़ के चली गई। बेटे का 6 महीने बाद रोड पर बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। आप क्या समझ सकते हो? बेटा बेड पर है। यानी आर्थिक रूप से आदमी टूटता है, मानसिक रूप से टूटता है, और नातेदार, रिश्तेदार, समाज उससे दूरियां बनाना शुरू कर देता है, और वो निराश हताश होकर के अपने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन को जोतने की कोशिश करता है। तो वहां अज्ञात लोग जो उस जमीन पर अपने बैल या अपने काम कर रहे थे, क्यों इनकी स्थिति ठीक थी, शहर में थे, लेकिन वक्त ने करवट ली और वहां पहुंचते और इनके ऊपर हमला कर देता है। अभी की बात है 30 मार्च की, आज से 8 दिन पहले दोस्तों। फिर क्या होता है उनके साथ? उनकी ना कोई एफआईआर ले रहा है, ना कोई प्रशासन सुन रहा है। सब अपने अपने चुनाव में व्यस्त हैं, सबको अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी सीट चाहिए। और ये बेचारा 60 साल का एक सैनिक असहाय, उसके हाथ पैर में भी चोटें आती देख सकते हो। और वहां के जो पुरुषोत्तम वैष्णव जी से मेरी बात हुई, और वहां पर ये सैनिक संगठन चला रहे हैं, आप सकते भूतपूर्व सैनिक संगठन पिपरिया वनखेड़ा, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश की। उन्होंने ये ज्ञापन दिया। वो कलेक्टर से मिल रहे हैं, एसपी से मिल रहे हैं, डीएसपी से मिल रहे हैं, लोकल जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। अपने सैनिक 150 सैनिक ले जाके रोज ले जा रहे हैं, तब दबाव में एफआईआर होती है, तब दबाव में प्रशासन आ रहा है। फिर भी अज्ञात लोगों के ऊपर, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए बड़ा मुश्किल से अभी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। लगातार सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, लगातार प्रिंट मीडिया पे जा रहे हैं, सभी प्रेस के पास जा रहे हैं कि इस जवान को न्याय दिलाना है दोस्तों। और ये कैसे है कि आप समझ सकते हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप जहां भी है, जो भी सैनिक संगठन है, हमें सैनिकों से जुड़ना है, नाम से क्या काम करना, हमें तो अपने काम से मतलब है कि हम सारे सैनिक संगठन है। हमें किसी नेता के पास जाना है तभी वो आपकी सुनेगा जब आप 100-200 से भीड़ खड़ी है। प्रशासन भी, कलेक्टर के पास जाओगे, अकेले जाओगे, कितने भी हाथ जोड़ो, कितने भी सलूट मारो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, किसी के पास समय नहीं है। आप समझते हैं कि दबाव है, हंगामा होगा, और पीछे सैनिक खड़े हैं, 150 सैनिक खड़े हैं, वो तुरंत सुनेगा, मानेगा, वो कार्रवाई करेगा, जहां पर कंसर्निंग वहां फोन करेगा, जाएगा। तो दोस्तों, यदि समाज में रहना है तो संगठित होकर रहना है। सैनिक शक्ति, यदि आप सोचो कि नहीं मैं भारत माता की जय के नारे लगाने से आपको कोई सुन रहा हो, या आपने बहुत सारे मेडल, कमेंडेशन कार्ड और वीर चक्र लगा कि यहाँ कोई नहीं सुनने वाला, यहाँ जो भी करेगा आपका इस्तेमाल करेगा। और ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, जिसकी जहां आप मध्य प्रदेश के हैं तो जरूर आप यहाँ के सीएम मोहन यादव तक पहुंचाइए, रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाइए, जिसकी जहां लिंक है मैं ट्विटर पर भी डाल रहा हूं। प्लीज आपसे निवेदन है कि मैंने इस 60 साल के एक बुजुर्ग सैनिक यानी गोपाल प्रसाद तिवारी के न्याय के लिए यह मुहिम है। आप सभी से अपील है, जो भी मैं सैनिक संगठनों में ये वीडियो भेज रहा हूं, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। और इनकी पैतृक जमीन है सर कजरोटा में, काफी दिन से खाली पड़ी थी, तो लोग यूज कर रहे थे। अब इन्होंने उसमें खेती शुरू कर दी, तो कुछ लोगों को तकलीफ, तो वो चाह रहे हैं कि वो वहाँ पे खेती ना करें। सर 55 साल के व्यक्ति और बड़ी तकलीफदेह स्थिति में है। पिछले साल उनकी जवान बेटी की डेथ हो गई। किस विषय पर? हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके ऊपर 30 तारीख को एक प्राणघातक हमला हुआ है। उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, आज ऑपरेशन में गए हैं, और किसी भी प्रकार की संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। यहाँ तक कि जो हमलावर हैं, जिन लोगों ने हमला किया है उनके ऊपर, वो भी नहीं पकड़े गए हैं। तो हमने सर से अनुरोध किया है कि पुलिस को आदेशित करें कि वो कार्रवाई करें, और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक पूर्व सैनिक जो अपना जीवन की युवावस्था
माँ भारती की सेवा करके आया है और आज उसकी 55 साल की उम्र है और वो एक अपनी पैतृक ज़मीन में खेती कर रहा है। उसकी खेती के लिए, खेती से रोकने के लिए कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है, उसको धमकी भी दी है कि पंडित जी अगर इस बार बच जाओ तो अगली बार मत आना खेती करने के लिए। क्या उनके परिजनों ने, उन्होंने नामजद रिपोर्ट नहीं कराई है? उन्होंने नामजद रिपोर्ट नहीं कराई है। उनको पहचानते नहीं थे क्या? पहचानते नहीं थे, रात के अंधेरे में आए थे, मुंह बांध के आए थे। और हालांकि आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि नामजद रिपोर्ट ना भी हो तब भी पुलिस चाहे तो 1 दिन के अंदर पकड़ सकती है। धमकी देने की बात कह रहे हैं आप कि धमकी दी गई है। धमकी किस माध्यम से दी गई? धमकी मुंह बांध के आए थे, उनको मारा पीटा और धमकी ये दी है कि आज पंडित जी आज तो बच जाओगे लेकिन आज के बाद खेती करने आ गए तो अब नहीं बचोगे। FIR में उनके बयान है। क्या पहले से कोई जमीनी विवाद है? विवाद कुछ नहीं है, उनकी पैतृक जमीन थी, उनके बताए अनुसार काफ़ी दिन से वो खाली पड़ी थी। उन्होंने इस बार उसमें खेती करने का प्रयास किया, ट्यूबवेल लगवाया, DP रखवाई और उसके बाद में फिर उन्होंने उसमें फसल बोई, अभी मूंग बोई है। तो वो जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि वो वहाँ पे खेती करें, हो सकता है उनका यूज़ करते थे। हाँ, वो लोग अगर प्रशासन द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे, आगे हम DGP तक जाएंगे और एक हम राज्य सैनिक कल्याण कार्यालय, केंद्रीय सैनिक कल्याण कार्यालय दिल्ली और राष्ट्रपति के लिए भी लेटर, हम पत्र लिखेंगे क्योंकि एक सैनिक है, हम नेशनल प्रॉपर्टी है, नेशनल रिसोर्स है और हम अपनी जवान युवा अवस्था देश के नाम करके आए हैं। और अगर एक सैनिक के साथ ये हाल हो रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति के साथ कैसे हालात होंगे आप ये कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और मरणासन अवस्था में उन्हें बेहोश की हालत में छोड़ के गए। मंगलवार जी। उनके बयान FIR हुई कि नहीं? जी, बयान तो नहीं हुआ यहाँ, इसमें रेफर कर दिया होगा। नहीं, FIR उसमें नॉर्मल धारा के देहाती नालसी हुई होगी, वो धाराएं तब पड़ती हैं जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी उनकी पूरा जब उपचार हो जाएगा उस हिसाब इसके आगे जो कार्रवाई होगी जी उसका थोड़ा सा कारण है। बट देखिए, अगर आपको हम पे विश्वास है, वैसे विश्वास है, एक ऐसे फौजी की कहानी जो देश के दुश्मनों से तो जीत गया लेकिन अपने देश के अंदर रहने वाले दुश्मनों से हार गया। जी हाँ, मैं निरंजन वैष्णव सेना से रिटायर्ड हूँ और आपके सामने एक ऐसे सैनिक की कहानी लेकर के आया हूँ जिसने अपनी तमाम युवा अवस्था माँ भारती की सेवा में समर्पित की। पूरी युवा अवस्था के बाद जब वो प्रौढ़ होता है, 40 साल से ज़्यादा उसकी उम्र होती है, तब रिटायर्ड होने के बाद घर आता है। उसका सपना था कि रिटायरमेंट के बाद सुकून से जीवन जीऊंगा। खुशहाल परिवार था, 3 बच्चे थे, जिंदगी की गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन अचानक से पिछले साल उसकी युवा एक बेटी है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैंसर से होती है। लगभग 10 लाख रुपए का खर्च हो जाता है बेटी के इलाज में। आशा थी कि बेटी बच जाएगी, पर बेटी को नहीं बचा पाया। बड़ी बिटिया थी, लाडली होती है, स्वभावता है, बड़े बच्चे जो होते हैं वो लाडले होते हैं। दूसरे नंबर पर एक बेटा था, उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों हाथ दोनों पैर फ्रैक्चर होते हैं, जान बड़ी मुश्किल से बचाई जाती है। इन सारी परिस्थितियों में लगभग उसको 1-1.5 साल के संघर्ष ने उस फौजी को अंदर से तोड़ दिया था। आर्थिक रूप से भी टूटा, मानसिक रूप से भी टूटा। डिप्रेशन की स्थिति में उसने अपने आप को मैनेज किया और आर्थिक गुजारे के लिए अपने पुरखों की, अपनी पुश्तैनी पड़ी हुई जमीन को उसने सोचा कि इस पर खेती करूंगा। पिपरिया से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर वो अपनी पुश्तैनी जमीन में खेती करने की सोचता है। क्योंकि 10 साल से जमीन खाली पड़ी थी, अतः दूसरे लोग उसको यूज कर रहे थे। कोई अपने पशु बांध रहा था, कोई किसी प्रकार से कुछ सामान रख रहा था, ऐसे उसको यूज कर रहे थे। जब उस फौजी ने अपनी जमीन को तैयार की, ट्रैक्टर चलवाया, ट्यूबवेल लगवाया, ट्रांसफार्मर रखवाया और वर्तमान में उसमें मूंग की फसल बोई। सपने थे कि फसल से कुछ अनाज पैदा होगा, अनाज को बाजार में बेचूंगा और मेरी आर्थिक व्यवस्था जो है वो सुधारूंगा। लेकिन तभी 30 मार्च की बात, और 30 मार्च को एक खास दिन भी था। वो दिन था रंग पंचमी का। देखिए कितना भारत के सामाजिक व्यवस्था में कितना महत्व रहता है होली और रंग पंचमी जैसे त्योहारों का। लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, परंतु कुछ 8-10 असामाजिक तत्व उसी दिन उस फौजी के जीवन में दुख बांटने आए थे। उन 8-10 लोगों ने
रात के अंधेरे में मुंह बांधकर उस फौजी के ऊपर भयानक हमला किया। एक ने मुंह दबाया, एक ने हाथ पकड़े और लगातार एक योजनाबद्ध ढंग से, योजना ऐसी कि उसकी मृत्यु भी ना हो और सर में चोट भी ना लगे, यानी हेड इंजरी ना हो। दोनों हाथ, दोनों पैर, रीढ़ की हड्डी बुरी तरह मारा। एक हाथ एक पैर फ्रैक्चर है, हाथ 3 टुकड़ों में टूटा है, कल ही उसका ऑपरेशन हुआ है। आप कल्पना करिए वो फौजी जो एक समय भारत के दुश्मनों से लड़के आया, जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवादग्रस्त क्षेत्र में रह करके आया और वहां दुश्मनों को उसने हराया, पर आज 60 साल की अवस्था में, सोचिए आप, वर्तमान में उसकी उम्र हो रही है 60 साल। लगभग 60 साल की उम्र में इन दुश्मनों ने उसकी हड्डियां तोड़ दी। जो लोग मानने वाले होंगे शायद इस फौजी की उम्र उनके पिता के बराबर होगी, क्योंकि सामान्यतः आप भी समझ सकते हैं कि एक एजेड आदमी ऐसी हरकत नहीं करेगा। और उनके बताए अनुसार जो लोग थे मारने वाले वो युवा थे। कैसे युवा रहे होंगे वो, आप कल्पना करें, एक वृद्ध आदमी के ऊपर, एक फौजी के ऊपर हमला करने वाले। क्या उनके अंदर थोड़ी सी दया नहीं थी? क्या उनके अंदर की आत्मीयता मर चुकी थी? क्या उनके अंदर की मानवता मर चुकी थी? उस फौजी को मरना सन्न अवस्था में नहर के किनारे फेंक के जाते हैं। क्या सोच थी उनकी? उनकी सोच तो यही थी ना कि इसको मार दें। क्यों मारा आखिर? क्या किया था उसने? क्या लिया था उन लोगों से? सिर्फ अपने पुरखों की जमीन पर ही तो उसने खेती करनी चाहिए थी। अरे उसके भी बच्चे हैं, उसका परिवार का गुजारा नहीं चल रहा था, इसलिए तो उसने अपने बच्चे अब खेती शुरू की। भारत सरकार एक सीमित राशि में उसको पेंशन देती है, उस पेंशन से वो अपने जीवन की गुजर बसर कर रहा था, उस गुजर बसर से ही उसका घर चल रहा था। क्या बिगाड़ा था उसने? लेकिन आज इतनी तकलीफ है आत्मा में कि इस फौजी के ऊपर उन लोगों ने हमला किया। और उससे भी दुख की बात यह है कि हमला के बाद उस फौजी का परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। एक पूर्व सैनिक होने के नाते हम लोगों ने उसकी बात जब उठाते हैं पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के सामने, तो ठीक है, हमें आश्वासन दे दिया जाता है, आगे आशा और अपेक्षा है कि न्याय होगा। और अगर न्याय हो भी जाता है, उन लोगों को सजा हो भी जाती है, उस फौजी के घाव भर भी जाते हैं, तो क्या आत्मा में लगे हुए घाव भरेंगे? ये सिर्फ एक फौजी की आत्मा में लगे हुए घाव नहीं है, ये हर एक सैनिक की आत्मा में लगे हुए घाव हैं जो उन लोगों ने उसको दिए हैं। हमारे संस्कार कहां जा रहे हैं? 3 चीजें थी। जिसको पीटा था वो वृद्ध था, 60 साल उम्र थी, सेना से रिटायर्ड था और उसकी जाति से भी ब्राह्मण था। मैं जातिवादी आदमी नहीं हूं, लेकिन हमारे समाज में ब्राह्मणों को उच्च दर्जा प्राप्त है। ब्रह्म देवता, ब्राह्मणों की तुलना देवता से की जाती है। क्या होगा उन लोगों का? क्या वो लोग, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जरा शीशे में जाके अपना मुंह देखें, अपनी शक्ल देखें, आपका शीशा आपको जवाब देगा जो आपने कृत्य किया है। इस जमाने में इस सजा तो आपको हो सकता मिले अथवा ना मिले, लेकिन ऊपर वाले के दरबार में सजा अवश्य मिलेगी और वो सजा बड़ी भयानक होगी। आखिर हमारे संस्कार कहां जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं और हमारा समाज कहां जा रहा है? आज जो माहौल है, चुनावी माहौल है, हर व्यक्ति की जुबान पर चुनाव की चर्चा है, लेकिन एक फौजी के ऊपर जो हमला हुआ उसकी चर्चा किसी की जुबान पर नहीं है। कुछ मीडिया के मित्रों ने, कुछ मीडिया के लोगों ने जरूर इस मुद्दे को उठाया है, लगभग समस्त मीडिया बंधुओं ने तो इस मसले पर हमारा साथ दिया है, लोगों तक ये बात पहुंचाई है। लेकिन क्या सामाजिक लोगों को दायित्व नहीं है कि इस व्यथा की स्थिति में उस फौजी के प्रति 2 शब्द सहानुभूति के दे दें? आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है? ये कौन सा देश है? एक समय इस राष्ट्र के अंदर फौजी को बड़ा सम्मान दिया जाता था, फौजी को देख करके रोम रोम खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है और है भी कि सैनिक मां भारती की रक्षा करता है, सीमाओं की रक्षा करता है, और जब सीमाओं की रक्षा होती है, जब हमारी सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तभी देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो। किसी भी प्रकार की व्यवस्था उस समय सुरक्षित नहीं रहेगी जब सीमा सुरक्षित नहीं रहेंगी। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा जागें, एक घायल फौजी के प्रति थोड़ा सा संवेदना व्यक्त करें। ये मेरा दुख था, बड़े दिन से कसमकस के माहौल में चिंतन कर रहा था कि ये बात लेकर आपके सामने आऊं कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाए हैं वो पॉजिटिव बनाए हैं, सकारात्मक बनाए, प्रयास किया कि समाज में कुछ संदेश जाए। लेकिन आज पहली बार मेरा ये आलोचनात्मक वीडियो है, और ये आलोचनात्मक नहीं है, ये शिक्षाप्रद वीडियो मैं इसको कहूंगा, क्योंकि ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। जिस राष्ट्र के अंदर सैनिकों का सम्मान नहीं है, वो राष्ट्र कहां जाएगा? हमारा समाज कहां जा रहा है? जिस समाज के 4 युवा, एक वृद्ध की, एक वृद्ध फौजी की, एक वृद्ध ब्राह्मण की पिटाई कर रहे हैं, ये समाज कहां जा रहा है? आप कल्पना करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रशासन से और पुलिस से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी वर्दीधारी आदमी हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, उस यूनिफॉर्म का गौरव रखें। जो दोषी हैं उन दोषियों को पक्का जो उनकी सजा बनती है वो सजा दिलाने का प्रयास करें, क्योंकि आप भी रिटायर्ड होने, एक समय आप भी एक्स रिटायर्ड मैन का हल कहलाएंगे, एक समय आज आप भी इस समाज के बीच में रहेंगे, और ईश्वर न करे आप में से किसी के साथ ऐसा हादसा हो, तब आपकी आत्मा छिन्न भिन्न होगी, तब आप देखेंगे कि ये क्या है। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ थी मेरे सीने पर, मेरी आत्मा में, क्योंकि
चोट उन लोगों ने उसको पहुंचाई है, हमारे पूर्व सैनिक श्री गोपाल तिवारी जी को चोट पहुंचाई है, लेकिन वो चोट हर एक फौजी के हृदय में लगी है, हर एक फौजी के हृदय में छेद हुआ है, हर एक फौजी के हृदय में तकलीफ है। वो तकलीफ इसलिए है कि आखिर बेचारे ने क्या बिगाड़ा था। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से श्री गोपाल तिवारी से परिचित नहीं है, एक बार आके देखें, कितने भोले व्यक्ति हैं, मासूम व्यक्ति हैं। हम लोग तो चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी हमने। और बड़ी इतनी दुखमय जिंदगी जी रहा, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने कभी ऊपर से तनाव नहीं दिखाया। और उसके बीच सोते हुए के ऊपर हमला, यार हमारा क्या है? हम तो ये कहते हैं कि भाई सोते हुए इंसान को जगाना ही पाप है, और सोते हुए आदमी को ऊपर हमला किया है। बहुत दुखद है। कोशिश है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले, जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और फिर समाज में किसी भी फौजी, और फौजी तो छोड़िए, किसी भी वृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।